নমস্কার বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ধর্মতলায়। এই মুহূর্তে আমার পাশে যাকে দেখছেন তিনি হচ্ছেন আপনারা জানেন বামসেফ। বামসের একটি উইং আছে রাষ্ট্রীয় মূল নিবাসী সংঘ, তার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তারারাম মেহনা। দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম তার সঙ্গে যোগাযোগ করার, কিন্তু আজকে সৌভাগ্যবশত তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমরা কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ন্যাশনাল বিভিন্ন জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন চলছে সে সমস্ত নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি, এবং একই সাথে যেহেতু পশ্চিমবাংলা এসেছেন নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বা কোনো কর্মসূত্রে, তো পশ্চিমবাংলার রাজনীতি এবং পশ্চিমবাংলার সমস্যা, বাঙালির সমস্যা, কিভাবে এখান থেকে এই সমস্যাগুলো মেটানো যেতে পারে, কিভাবে আন্দোলন করা যেতে পারে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিভাবে আন্দোলন চলতে পারে, সে সমস্ত নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবো। पहले तो धन्यवाद आपको कलकत्ता आने के लिए। काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज मुलाकात हो ही गया। तो कुछ चीज़ जो चल रहा है इस टाइम पे, जैसे टोटल ऑल इंडिया बेसिस में, जैसे हम लोग जैसे मूल निवासी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं आप लोग, तो मूल निवासी कॉन्सेप्ट में एक्चुअली कितना मूल निवासी है और कितना परसेंटेज एक्चुअली ब्राह्मण है जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है, और उनका खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे थोड़ा बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग आदिवासी मूल निवासी लोग बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट यानी पहले बुद्धिस्ट ही थे सब लोग हम लोग, तो फिर वापस घर वापसी हो रहा है बुद्धिस्ट धर्म में। इसमें थोड़ा बौखला गया आरएसएस बीजेपी। जितना आपका आरएसएस हेडक्वार्टर में जो कुछ हुआ था काम, लेकिन उसमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दिल्ली और लखनऊ में हुआ उसमें थोड़ा ज़्यादा असर पड़ा। ये हम लोग अभी भी देख रहे हैं मीडिया में। और एक टाइप है, लेकिन दूसरा जो बेसिक जो काम आप लोग चला रहे हैं सालों से, उसमें क्या क्या खामियां हैं, गलतियां हैं, या क्या करने से अच्छा रहेगा। और बंगाल में जो मूवमेंट चल रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइसिस बना रहा है, तो क्या करना चाहिए और क्या सोच है आप लोगों का? धन्यवाद आपका। जैसे मूल निवासी कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये बामसेफ ने ही शुरू किया है, और पहली बार मूल निवासी कॉन्सेप्ट को बामसेफ लाया, यानी कि मूल निवासी और विदेशी की पहचान करवाने के लिए बामसेफ संगठन ने शुरुआत की। ये अच्छी बात है, और उसी की वजह से आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है परिवर्तन सारा उसी शुरुआत से। लेकिन एक जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि हम लोग कुआं जब खोदते हैं तो सीधे ही को 60 फीट या 100 फीट नहीं खोदा जाता है। पहले उस कुएं को 1 फीट खोदे, 2 फीट, 5, 10 ऐसे करते करते जब वो कैपेसिटी के अनुसार जाता है और पानी के लेवल पे जाता है, तब पानी दिखाई देता है या गीली मिट्टी दिखाई देती है। तो बामसेफ ने जो भी ये काम शुरू किया था उसके आज परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन परिणामों में भी क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई दे रहा है, जैसा आपने खुद ने 2-3 बातें कही, उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि बामसेफ ने मूल निवासी कॉन्सेप्ट दिया, और दूसरा ये था कि ब्राह्मणवाद को और मनुवाद को एक्सपोज करने का काम बामसेफ ने किया। लेकिन उसमें एक चीज़ और जो छुपी हुई थी, जिसके तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, वर्णवाद है, ये सारे वाद हैं। ये सारे वाद जो है ये उसी बात को लेकर के है, लेकिन उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है कि भाई ब्राह्मणवाद है तो आया कहाँ से, मनुवाद है तो आया कहाँ से, जातिवाद है तो इसके जनक कौन है, वर्ण व्यवस्था है तो उसको पैदा किसने किया, करने वाला कौन है, और उसके पीछे रीजन क्या है। जैसा मैं अपने उस आधार पे मानता हूँ कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद या वर्णवाद ये मतलब परिणाम है, कारण नहीं है। इसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है? कारण है नस्लवाद, जिसको हमने पहली बार खोज करके बामसेफ के पटल पे रखा, और वो है नस्लवाद। नस्लवाद की वजह से इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो नस्लवाद है, ठीक है ना। तो नस्लवाद ही कह रही है, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है कि मूल निवासी और विदेशी, एक मूल निवासी है, दूसरा विदेशी। तो विदेशी नस्ल के जो लोग हैं वो लोग भारतीय नस्ल के लोगों को हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, लाचार बनाकर रखना चाहते हैं, हर तरह से वो उनको अपना दास बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे और वे लोग जो है सर्वा बने रहें और इस देश की हुकूमत और सत्ता उनके हाथ में रहे।
तो ये नस्लवाद का मामला जो हमने लाया, उस नस्लवाद के मामले से इनकी जड़ें हिली। जितनी जड़ें वामसेप के पहले कॉन्सेप्ट से हिली थी, या फिर एक भय सा डर सा उनको लगा था, उससे ज़्यादा बड़ा डर उनको लगा जब हमने इसको नस्लवाद पे ला करके छोड़ा। और नस्लवाद में भी हमने इनको क्लियर किया कि भारत में रहने वाले ये जो विदेशी नस्ल के लोग हैं, उनकी नस्ल क्या है, तो नस्ल है यहूदी। ये भी हमने एकदम क्लियर कर दिया। और पिछले 4-5 साल से हमारा इसके ऊपर शोध कार्य, रिसर्च वर्क चल रहा था। उसके बाद में ये सारा क्लियर हो गया कि इनका देश इजराइल है, भाषा हिब्रू है, इनके प्रोफेट कौन कौन रहे हैं, क्या क्या रहा है, सारा मामला हमने एकदम से एक्सपोज किया है। जिसकी वजह से आज देश के अंदर जो हलचल दिखाई दे रही है, या जिस पर के क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई है, वो सारी उसकी वजह से है। तो पहली बात तो मेरी ये थी कि इसको हमने नस्लवाद पर लाकर छोड़ा है, और नस्लवाद की वजह से अब दुश्मन काफ़ी हद तक मतलब सहम गया है, घबरा गया है। वो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो नए नए पैंतरे बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन होने वाला अब कुछ नहीं, अब ये मामला क्लियर होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग कहें कन्वर्जन की बात, तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि भारत के अंदर कहने को कहा जाता है कि औरंगजेब ने तलवार के बल पर जो है कन्वर्जन करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, उसके कुछ सबूत हमें नहीं मिलते। बात कहने को इतिहास में कह दी, या जिसने लिखनी थी उसने लिख दी, लेकिन ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर कह सकें कि औरंगजेब ने लोगों को कन्वर्जन के लिए मजबूर किया। हाँ, ये बात ज़रूर समझ में आती है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, उसके आधार पर लोग असंतुष्ट थे, और वे असंतुष्ट लोग दूसरे धर्म जहाँ पर समानता मिली, जहाँ इज्जत मिली, वहाँ पर चले गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उससे भी पहले की, और ये चीज़ जो छुपाने के लिए झूठ मूठ कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कन्वर्जन करवाया, तो सबसे बड़ा कन्वर्जन हमने ढूंढ के निकाला, और वो कन्वर्जन था बुद्धिज्म से हमारे लोगों को शूद्र या हिंदू बनाना। आज का हिंदू, उस समय का शूद्र, ये बनाना, ये सबसे पहला, भारत में सबसे पहला और सबसे खतरनाक कन्वर्जन था, जिसके लिए लाखों बौद्ध भिक्षुओं के सिर काट दिए गए। ठीक है ना, बौद्ध विहारों को उजाड़ दिया गया। यहाँ देश के अंदर रहने वाले लोगों को बौद्ध धर्म का नाम लेने पर जुबान काटना, या बौद्ध की बातें सुनने के पर कान में शीशा पिघला के डालना, इस प्रकार का जो सिस्टम बनाया गया, शायद पूरी दुनिया में ऐसा कन्वर्जन, या जिसको हम कह सकते हैं कि बलपूर्वक ऐसा कन्वर्जन कहीं पर भी हिस्ट्री में हमें किसी दुनिया में किसी कोने में भी नहीं मिलेगा जो कि भारत में हुआ। आज वो कह रहे हैं कि ईसाइयों के आने से लोग ईसाई बन गए, उन्होंने कन्वर्जन करवाया। आज भी वो लोग जो है पादरी या मिशनरी जाकर के लोगों को ईसाई बना रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम बना रहे हैं। ये सारी बातें जो है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। सिर्फ इसलिए है कि वो जो ओरिजिनल ताकत के आधार पर कहो या जबरदस्ती किया हुआ कन्वर्जन था, बुद्धिज्म से हमारे लोगों को कन्वर्ट करके उधर जो डाला गया, शूद्र बनाया, जो आज तथाकथित हिंदू है, वे सारे के सारे लोग आज कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो भी मूल रूप से बुद्धिस्ट ही है। जो क्रिश्चियन है वो भी मूल रूप से बुद्धिस्ट ही है, क्योंकि भारत बौद्ध राष्ट्र था, और पूरा का पूरा भारत के लोग जो है वो है बौद्धिस्ट थे। तो वो बुद्धिस्ट लोग थे। उन लोगों ने बाद में अगर कन्वर्जन किया तो कुछ वजह रही होगी, और ये जबरदस्ती वाला कन्वर्जन है जिसको हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। अभी एक शुरुआत जैसा हम कह रहे हैं कि दिल्ली में हुई है, या उससे पहले भी हुई है, तो छोटी मोटी चल रही थी, अभी थोड़ी चर्चा में ज़्यादा आने लगी है। तो अंबेडकर भवन दिल्ली में भी एक बड़ा प्रोग्राम अभी आयोजित होकर के 10,000 और उससे ज़्यादा लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया है। तो ये अच्छी बात है। वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाओं का भी मामला उठा है। तो उसके बारे में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये वास्तव में घर वापसी ये है। अगर आप कहीं से कहीं जाते हुए घर वापसी नहीं है, ठीक है ना। अगर मुस्लिम हिंदू बन जाता है, ये घर वापसी नहीं है। क्रिश्चियन अगर कोई हिंदू बन जाता है, ये घर वापसी नहीं है। रियल घर वापसी तो ये है कि जो भी है वो SC ST है, या फिर OBC है, या कन्वर्टेड माइनॉरिटी में मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, ये लोग अगर बुद्ध धर्म की तरफ जाते हैं तो मान लीजिए कि वो वास्तविक घर वापसी है। और वो वास्तविक घर वापसी अब शुरू हुई है, ये हम कह सकते हैं। तो शुरू हुई है, इसका मतलब ये है
कि जो इनका महल झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था, उसकी नींव हिलने लगी है, नींव की ईंटें निकलने लगी है, तो निश्चित तौर पे ये तथाकथित यहूदी धर्म और छुपा हुआ ब्राह्मण धर्म और सामने जो पटल पे रखा गया हिंदू धर्म है, ये खतरे में पड़ रहा है, ये उनकी व्यवस्था खतरे में पड़ रही है। अब एक बात और देखने को मिलती है जो हम लोग अगर गंभीरता से देखें, अगर ये 2 प्रोग्राम हुए हैं, चाहे यूपी में लखनऊ में हुआ या दिल्ली में हुआ या उससे पहले भी कितने भी हो गए, आज दिन तक उस किसी भी प्रोग्राम के बारे में किसी भी ओबीसी के आदमी ने सामने आके टिप्पणी नहीं। अगर बुद्धिस्ट बन रहे हैं तो किसी भी मुसलमान के पेट में दर्द नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई आवाज किसी गिरजाघर से, चर्च से नहीं उठी, पादरी या उसके पॉप द्वारा नहीं उठाई गई कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर ये कहीं पर भी जैसे भी असर होता है, दर्द होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को होता है, और ब्राह्मण को होता है। ब्राह्मणवादी लोग या फिर बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस कह दो, ये लोग ही इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करते हैं, इसकी चिंता व्यक्त करते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं, या फिर इसके ऊपर जैसे अभी 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए, वो हो गए। अरे मुकदमा दर्ज करना था तो उस समय कहाँ गए थे जब बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के बीच में वही प्रतिज्ञाएं बोली थी। ठीक है, अब उसमें 2 लाइन जरूर है, उस 22 प्रतिज्ञाओं में 2 प्रतिज्ञाएं जरूर है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई मैं विष्णु को नहीं मानूंगा या मैं रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, ये बातें हैं। तो उसमें कोई रामकृष्ण को या विष्णु को गाली तो नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया मैं उनको नहीं मानूंगा। ठीक है, यही कहा गया। तो ये तो आदमी की स्वतंत्रता है, कौन माने न माने ये तो कोई जरूरी नहीं है भाई। आदमी, बाबा साहब ने ये कहा तो ये उन्होंने अपने आधार पे कहा कि मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, अब गाली नहीं है, कहीं उनका अपमान नहीं है। ठीक है, हाँ डायरेक्ट एक अपमान जरूर है, और उसी को सीधा कहा जा सकता है कि जब उसके अंदर 2-3 प्रतिज्ञाओं में ये बात कही जाती है कि मैं किसी ब्राह्मण से किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं करवाऊंगा, उसकी व्यवस्था को नहीं मानूंगा, ये सीधा असर होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि अगर मान लो पूरी सृष्टि भगवान चला रहे, राम चला रहे, कृष्ण चला रहे या विष्णु चला रहे, तो अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मैं इनको नहीं मानता, तो ऑब्जेक्शन कृष्ण को होना चाहिए, ऑब्जेक्शन राम को होना चाहिए, ऑब्जेक्शन विष्णु जी को होना चाहिए, या उन 33 करोड़ देवी देवताओं जिसको बाबा साहब ने नकारा उनको और होना चाहिए। वो कोई भी सामने आकर नहीं बोल रहा है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और हमारा अपमान क्यों कर रहे हो। ठीक है, और ये लोग आ रहे हैं सामने, और वो लोग भी कौन आ रहे हैं जिनके बारे में बाबा साहब ने कहा कि मैं इनकी व्यवस्था को नहीं मानता। ठीक है, मैं इनके सिस्टम को नहीं मानता, मैं अपने इनके कोई कर्मकांड इनसे नहीं करवाऊंगा, मैं इनके कोई तीज त्योहार नहीं मनाऊंगा। तो सीधा वार यानी कि बुरा लगने का मामला सीधा ब्राह्मण को है, ना कि भगवान को। तो ये सीधी सी बात आ रही है कि हमारी जो घर वापसी हो रही है, हमारे लोग जो सही दिशा में जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी, कोई कारण नहीं है इसला, क्योंकि बुद्ध के ही ज्ञान की वजह से मोहम्मद साहब भारत में आए थे। ठीक है, बुद्ध के ज्ञान की वजह से ही ईसा मसीह यहाँ 17 साल गुजारे थे, और ईसा मसीह तो अब तक ये भी खोज हमारी है कि ईसा मसीह तो भारत में ही प्राण त्यागे, उनका निर्वाण भी यहाँ हुआ। आज भी उनकी वहां पर जो है कब्र है कश्मीर के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, ये बुद्ध से प्रभावित होकर के वो लोग आए थे भारत में, और फिर उन्होंने बुद्ध के ही रास्ते को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया। तो वो परिस्थिति अलग थी उस समय कि भारत के अंदर भी रियल बुद्धिस्ट लोगों को भी छुप करके काम करना पड़ रहा था, और ये प्रमाण है भारत के बौद्ध धर्म के 3रे यान यानी तंत्रयान का। पहले महायान और हीनयान हुआ, उसके बाद जो तंत्रयान हुआ, ये तंत्रयान पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद में हुआ, जिसके अंदर हमारे गुरु गोरखनाथ, मसंद्रनाथ, ये इस प्रकार का जो नाथ संप्रदाय जो चलता है, ये नाथ संप्रदाय बौद्ध धर्म का 3रा यान जो भेष बदल करके बुद्ध की ही बात करते थे, जिसके अंदर राजा भर्तृ गए, गोपीचंद आपके बंगाल के राजा गोपीचंद गए, उसी तरीके से जो है उज्जैन के राजा भर्तृ गए, राजा हरिश्चंद्र जिसकी साकेत की नगरी उनसे छीन ली गई, वो राजा हरिश्चंद्र, बहुत सारे लोग जो है वो तंत्रयान में गए, जिसको हम आज नाथ संप्रदाय कहते हैं। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित। निपटने के लिए तो जैसे वो लोग अलग अलग
मैंने क्राइसिस क्रिएट करता है ना, अलग अलग स्टेट में जी, अलग अलग जी, क्राइसिस, जी, जी। इसको कैसे ये करें, मैंने एक अरे साथ जोड़ के करें, ये अलग करें कैसे? बहुत अच्छी बात है, जैसा कि हर एक कार्यकर्ता की कह दो या नेता की कह दो या काम करने वाले व्यक्ति की, सामाजिक सोशल एक्टिविटी में भाग लेने वाले की एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और एक क्राइटेरिया होता है। तो अब बंगाल का मामला है तो बहुत सारे लोग बंगाल के बारे में ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से राजस्थान के लोग हैं तो राजस्थान के लोग ज़्यादा राजस्थान के बारे में सोचेंगे, गुजरात के लोग गुजरात के बारे में सोचेंगे, पंजाब के लोग पंजाब के बारे में सोचेंगे। ये स्टेट वाइज मामला हो गया। लेकिन एक कॉमन सोच है जो कुछ लोग पूरे देश में लेकर चलते हैं, ठीक है, जिसमें आप जैसे पत्रकारों की भी भूमिका रहती है कि आपने ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझा कि भाई ताराराम महना राजस्थान से आए हैं तो उनको भी बात किया जाए। वरना अगर आपके अंदर ये बात होती कि मुझे सिर्फ बंगाल के बारे में सोचना है तो उनसे क्या लेना देना, तो शायद आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। तो ये एक नेशनल लेवल की जो सोच है, ये नेशनल लेवल की सोच क्या कहती है कि पूरे भारत के अंदर समस्याओं का अंबार है, क्योंकि समस्या पैदा करने वाले लोग इस सत्ता में जब बैठे हैं तो समस्याओं के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हमारे अगर खेत के अंदर जो फसल हम बोएंगे उसी को काटेंगे ना हम, तो यहाँ पर जो समस्या पैदा करने वाले लोग हैं वो सत्ता पर काबिज हैं तो समस्याएं ही होगी। अब दुश्मन क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो हमेशा सत्ता में है और अपने ब्रेन का इस्तेमाल वो किस तरीके से हमारे लोगों को तोड़ने के लिए करता है, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं जातिवाद, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं कुछ नाम से। तो अभी उन्होंने भारत को, जैसे कि उन्होंने मान लीजिए कि उन्होंने 100 समस्याएं क्रिएट की हुई है। अब 100 समस्याएं क्रिएट की हुई है, 100 समस्याओं पर अगर एक साथ भारत से आवाज़ उठेगी या 100 ही समस्या को लेकर बंगाल के लोग खड़े होंगे, 100 ही समस्या को लेकर गुजरात के लोग खड़े होंगे, तो उन समस्याओं का समाधान मिनटों में हो जाएगा और समस्या पैदा करने वाला भी एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये एक स्टेट में एक समस्या क्रिएट करते हैं और वो भी डिफरेंस अलग अलग। जैसे कि राजस्थान के अंदर अभी उन्होंने ओबीसी के आरक्षण की विसंगतियों को छेड़ रखा है और हमारे नेताओं को भी वही आगे करते हैं, वही कहते हैं आप खड़े हो जाओ, आप ये करो ना, ये काम ये देखो हो नहीं रहा है, तुम्हारा ये गड़बड़ हो रहा है, तुम करो। तो वो लोग लेकर के अब ओबीसी के लोग जो बहुतायत में हैं वो राजस्थान के अंदर आरक्षण को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। दूसरी बात, बंगाल का उदाहरण ले तो बंगाल के अंदर क्या है, बंगाल में एनआरसी और क्या नाम इसका नागरिकता को लेकर के जो मामला है एनपीआर, ये इसको लेकर के ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो दुश्मन क्या करता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग डर दिखाता है। सबको अगर एक ही डर से डराया तो सब लोग इकट्ठा होकर उस डर को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कहीं डर भूत का बता दो, कहीं चीते का बता दो, कहीं शेर का डर बता दो, कहीं कुत्ते का डर बता दो, तो वो जो डर बताओगे उसके अनुसार वहाँ के लोग उस डर के सामने भिड़ने की या कोशिश करेंगे या फिर उसको करने करेंगे। तो शेर के लिए है, अगर किसी की अफवाह कि यहाँ शेर है, कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी हमला कर सकता है, आदमखोर शेर यहाँ है, तो लोग उस हिसाब से अपने घरों की रक्षा और सुरक्षा में लग जाएंगे। उनको पास वाले एरिया की चिंता नहीं है, उनको अपने घर की चिंता है। ठीक वैसे ही अगर किसी को कह दिया जाए कि यहाँ पर चीता आने वाला है, टाइगर आने वाला है, तो वो उसके हिसाब से, कुत्ते हमला करने वाले हैं तो वहाँ उस हिसाब से होगा। ये बात इन्होंने अलग अलग जगह पर हमारे लोगों को अलग अलग तरीके से डराने के लिए और ख़ास करके उनको उन मुद्दों में उलझाने के लिए, ताकि जैसे बंगाल के अंदर है तो मैं देख रहा हूँ 1-1.5 साल से काजी साहब भी, मानिक फ़कीर साहब भी, इनके मैं संपर्क में हूँ लगातार, और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से वो चल रहा है। मैं खुद जब ये इशू सबसे पहले उठा था यहाँ पर अपना शाहीन बाग हो रहा था, उस समय मैं खुद आया था, मेरा भी यहाँ स्पीच हुआ था। तो तब से लेकर मैं देख रहा हूँ कि बंगाल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनआरसी और एनपीआर के ऊपर जो है रखा हुआ है टारगेट, ताकि यहाँ के लोग इसी में उलझे रहें, यही डर है इनको, यही डर है, ठीक है। तो उधर ओबीसी के लोगों को राजस्थान में कर दिया कि तुम लोगों को ये है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में सब जगह उन्होंने अलग अलग मुद्दे डाल रखे हैं ताकि वे लोग अपने अपने आस पड़ोस के मुद्दों में व्यस्त हो जाएं और नेशनल लेवल की सोच जो बननी चाहिए वो ना बने। यहाँ पे नया एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जैसे यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी,
उसका काफ़ी नेता लोग करप्टेड हैं, काफ़ी मिनिस्टर भी। अभी लोग एनआरसी छोड़ के, बाकी सब छोड़ के चोर 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 यही स्लोगन चल रहा है, चोर पकड़ो जेल भरो, जेल में डालो, यही सब स्लोगन में लगा हुआ है। बाकी कुछ ऐसे अभी संविधान खतरे में है, ये लेके कोई टेंशन नहीं है। अभी जाति आधार पे जो सब काम चल रहा है उसको लेके टेंशन नहीं है। आपका 2024 में अगर बीजेपी आ गया तो फिर मनुवादी जो संविधान है, हिंदुत्ववादी, वही वाला चालू हो जाएगा, तो सब डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब लेके कोई सोचता नहीं है यहाँ पे। नहीं, उसमें भी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उसके बारे में सोचने की बात ये है कि दुश्मन हमारे बारे में अच्छी तरह जानता है कि किसकी सोच का क्या लेवल है। ठीक है, अब आपकी और हमारी जो सोच है उसके मुताबिक वो बड़े मुद्दे दे देता है हमको, एनआरसी के, एनपीआर के, इस प्रकार के मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे देता है, निजीकरण के मुद्दे ले लेते हैं हम लोग, कोई न कोई लेकर के लड़ते हैं। अब आम पब्लिक जो है गांव लेवल की, उसके अंदर तो वो लोग, जैसे आपने कहा अब वो चोर वाला मामला, तो हमारे उधर भी गुजरात और राजस्थान के अंदर 2 राज्यों में अभी एक अफवाह चलाई जा रही है कि टैक्सी और कार लेकर के लोग आ रहे हैं और बच्चों को चुरा रहे हैं, बच्चों को चुरा रहे हैं। अब बच्चे चुरा रहे हैं, बच्चे चोर आ रहे हैं, उनमें से वो कई झूठे लोगों को बेचारों को पकड़ करके, वो कुछ नहीं बता पाते या कोई और मकसद से आ रहे थे, किसी और उद्देश्य से, उनको भी कहा तुम भी बच्चा चोर हो, ऐसे करके पीटा, किसी को कुछ किया। तो वो सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड चलाया जा रहा है जैसे 2 साल पहले चोटी काटने वाला चलाया गया था कि रात को आता है कोई चोटी काट के चला जाता, महिलाओं के बाल काट के चला जाता। तो ये जो चलाते हैं ना, ये इसीलिए चलाते हैं ताकि जो लोग जमीनी लोग हैं उनका ध्यान डायरेक्ट, संविधान खत्म हो रहा है, मनुस्मृति लागू हो रही है, उधर ना जाए। आप और हम जो बात बताना चाह रहे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान ना जाए, इसके लिए वो ऐसे मुद्दों में उलझाते हैं ताकि वो उसी में डरे, अरे भाई जाए भाड़ में संविधान, बच्चे को बचाओ, अब बच्चों के चोर आ रहे हैं इनको घर में रखो, ठीक है ना, ये करके वो लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो बड़े इशू जो हैं वो उनके लिए गौण हो जाते हैं। उन छोटे छोटे इश्यूज में हमारा दुश्मन उनको उलझाने का काम करता है, इसलिए उसने सब जगह अलग अलग चला रखा है। ऐसे अभी मूवमेंट के लिए बंगाल में कुछ अलग से सोचे हैं आप, कैसे क्या मूवमेंट करना है कुछ? खैर वो जो आए हैं वो मूवमेंट के लिए ही आए हैं, वैसे मैं घूमने लिए तो आया नहीं हूँ बंगाल में। मैं कोई आज से नहीं आ रहा हूँ बंगाल में, आते हुए मुझे करीबन 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और कंटिन्यू आ रहा हूँ, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में भी घूम लिया हूँ। अभी भी हमारा 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम है मालदा में, वहाँ मुझे आज नाइट में ट्रेन से जाना है। आज तो यहाँ काजी साहब के साथ और मीटिंग करनी थी, इसलिए सुबह फ्लाइट से आ गया था। तो कुल मिलाकर के ये प्लानिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और करने का कारण वही है जो नेशनल लेवल पे है। नेशनल लेवल पे हमने फ़िलहाल 30-40 मुद्दों को काउंट किया है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे जो हैं 30 से 40 मुद्दे हमने काउंट किए हैं, और वो नेशनल लेवल पे हम उसको उठा रहे हैं। उसकी शुरुआत हम लोग अभी राजस्थान से कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर नवंबर में हम लोग एक प्रोग्राम इस तरीके का हमने बनाया कि किसान का मेरा वर्ग संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 2-4 पैलेस पे जा कर के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और 26 नवंबर को उसको लेकर के किसान का मेरा वर्ग, यानी किसान यानी खेती से जुड़ा हुआ, कमेरा यानी कमा कर खाने वाला हर आदमी, जिसमें SC ST OBC सभी आ गया, उनका एक प्रोग्राम करके हम राजस्थान में इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत राजस्थान से करें, और राजस्थान से लोगों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया जाए कि भाई आज किसान भी है, खेती भी कर रहा है, तो वो जो आज ज़मीन का मालिक है, या कम से कम ये हक जता रहा है कि मेरी ज़मीन है, वो भी संविधान ने दिया है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए बाहर जा कर के, साउथ में, नॉर्थ में आकर के, या अपने राज्य से बाहर जा कर के अगर वो मजदूरी कर रहा है कि क्या बोलते हैं बिजनेस कर रहा है, तो उसको भी अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में दिया है। ठीक है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया होता हम व्यापार कैसे करते। ये सारे संवैधानिक अधिकार जो धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग शुरुआत राजस्थान से कर रहे हैं नवंबर में, और उसके बाद में दिसंबर और जनवरी से हम हर स्टेट में इस प्रकार का एक जन जागरण का अभियान चलाएंगे, जिसके तहत हम लोग जो आज की तारीख में खास करके हम कहेंगे कि OBC वर्ग जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, वो अभी तक इसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है। क्यों सीरियस नहीं है? क्योंकि संवैधानिक अधिकारों की वजह से उनके पास में पैसा आ गया, बिजनेस करने का काम करने की वजह से, तो वो अच्छा खाने पीने लग गए। एजुकेशन उनके पास में है नहीं, और एजुकेशन ना होने की वजह से उनको वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता,
और वास्तविक परिस्थितियों का जब ज्ञान नहीं होता है तो भविष्य उनकी पीढ़ियों का कैसा होगा उसका वो उनको अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसलिए बंगाल के में भी उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे से काम करना चाह रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह करके संवैधानिक अधिकारों के प्रति, हमारा एक ही काम है संवैधानिक अधिकारों के, अगर संविधान बच गया दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर संविधान, भाई आज हमारा जो नुकसान हुआ है उसका एकमात्र कारण है कि संविधान के ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी पूरा संविधान लागू नहीं किया गया, संविधान की मूल भावनाओं को लागू नहीं किया गया। अगर संविधान और संविधान की मूल भावनाओं को लागू कर दिया होता तो शायद ये समस्या हमारे बीच में आज नहीं होती। দর্শক, এই মুহূর্তে আপনারা শুনলেন তা এনার কথা, এবং অনেক কিছু আপনাদের কাছে পরিষ্কার হলো। প্রথমত ইনি যেটা বলেছেন সেটা সংক্ষেপে আমি জিসটা বলে দিই। সেটা হচ্ছে এই মনুবাদী সিস্টেম অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাদী সিস্টেম বারবার চেষ্টা করে যে আমাদের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিস এই মানুষগুলোকে যাতে একজোট না হয় তার জন্য প্রত্যেকটা কমিউনিটির জন্য আলাদা আলাদা করে সমস্যা ক্রিয়েট করে দেয়, যাতে তারা সেই জিনিস নিয়ে মেতে থাকে এবং তারা জয়েন্টলি অল ইন্ডিয়া বেসিসে যাতে সমস্ত মানুষ এক জায়গায় এসে কোনো সিঙ্গেল ইস্যুতে বা একসাথে অনেকগুলো ইস্যুকে কেন্দ্র করে যৌথভাবে আন্দোলন করতে না পারে, তার জন্য প্রতিটা স্টেটে প্রতিটা ভাষার প্রতিটা জাতির আলাদা আলাদা কিছু সমস্যা তৈরি করে দেয়। এবং এটাকে ইস্যু করে কিন্তু আগামী দিনে এরা যেটা করতে চাইছে সেটা হচ্ছে মূল এদের যে টার্গেট সংবিধান ধ্বংস করা। সেই সংবিধান ধ্বংস করে ফেললে তারপরে কিন্তু আপনার সেই কথা বলার অধিকারটা থাকবে না। লেখাপড়া তো চাকরি বাকরি তো দূরের ব্যাপার, মেইন হচ্ছে কথা বলার অধিকারটাই থাকবে না। ফলে এরা চাইছে সংবিধানটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে, এবং এই জিনিসটাই খুব সুন্দর করে ইনি বুঝিয়ে দিলেন আমাদের, এবং এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। आप आए इसलिए आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।